15 अगस्त 1971 की रात घड़ी में लगभग 1 बज रहा था। जगह थी पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और सामने था चटगांव का विशाल बंदरगाह। पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन बंदरगाह के भीतर एक अलग ही माहौल था। पाकिस्तानी सेना, जिसने उस समय पूरे पूर्वी पाकिस्तान पर अपना कब्जा जमा रखा था, जश्न की तैयारी में व्यस्त थी। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, और उसके अगले ही दिन एक अजीब सी खामोशी पूरे इलाके पर छाई हुई थी। बंदरगाह के किनारे विशाल मालवाहक जहाज कतार में खड़े थे। इनमें से कई जहाज दूर देशों से आए थे, कुछ अमेरिका से, कुछ चीन से। इन जहाजों में पाकिस्तानी सेना के लिए हथियार, गोला बारूद और जरूरी सामान भरा हुआ था। दूसरे शब्दों में कहें तो यही जहाज उनकी पूरी युद्ध क्षमता की रीढ़ थे। लेकिन बंदरगाह की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि कहा जाता था, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चारों तरफ सर्चलाइट्स पानी की काली सतह को चीरती हुई घूम रही थी। रडार लगातार आसमान को स्कैन कर रहे थे। बंदूकें थामे पहरेदार हर दिशा में तैनात खड़े थे। सब कुछ नियंत्रण में था, या कम से कम ऐसा ही लग रहा था। और तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पानी की शांत सतह अचानक उफनने लगी। कुछ ही सेकंड में वह बंदरगाह, जो अभी तक शांत था, विस्फोटों की गूंज से कांप उठा। लोहे के विशाल जहाज, जिन्हें लगभग अडूप माना जाता था, अचानक ऐसे टूटने लगे जैसे किसी ने ताश के पत्तों की गड्डी हवा में उछाल दी हो। विशाल मालवाहक जहाज MV अल अब्बास, जिसमें हजारों टन विस्फोटक और सैन्य सामान भरा था, बीच से फट गया। पल भर में पूरा बंदरगाह अफरा तफरी में बदल गया। पाकिस्तानी सेना के कैंप में हड़कंप मच गया। सायरन बजने लगे, हर तरफ से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। हवाई हमला, हवाई हमला। एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने तुरंत आसमान की तरफ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। सैनिकों को यकीन था कि यह हमला भारतीय वायुसेना ने किया होगा, लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो आसमान बिल्कुल खाली था। ना कोई फाइटर जेट, ना कोई बॉम्बर प्लेन। कुछ ही देर बाद एक नई आशंका पैदा हुई। शायद भारतीय पनडुब्बियों ने पानी के नीचे से टॉर्पीडो दागे हों। तुरंत सोनार सिस्टम चेक किए गए, लेकिन पानी के नीचे भी कुछ नहीं था। ना आसमान में दुश्मन, ना समुद्र में कोई पनडुब्बी। फिर भी जहाज लगातार डूब रहे थे। और यही वो सवाल था जिसने पाकिस्तानी सेना को सबसे ज्यादा डरा दिया। अगर आसमान से हमला नहीं हुआ, अगर समुद्र के नीचे भी कोई दुश्मन नहीं था, तो आखिर ये तबाही मचा कौन रहा था? कौन था जो पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित जगह के बीचों बीच पहुंचकर बिना एक भी गोली चलाए उनकी पूरी सप्लाई लाइन को तबाह कर रहा था, और फिर अंधेरे में गायब हो जा रहा था? लेकिन असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। ये कहानी किसी भूत प्रेत या रहस्यमयी ताकत की नहीं थी। इसके पीछे थे कुछ ऐसे निडर नौजवान जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर इतिहास की सबसे खामोश लेकिन खतरनाक जंगों में से एक लड़ी थी। दोस्तों, आज हम मिशन वॉल्ट पर उस गुप्त ऑपरेशन की परतें खोलने वाले हैं जिसे इतिहास ऑपरेशन जैकपॉट के नाम से जानता है। एक ऐसा मिशन जिसने 1971 की जंग में ऐसी हलचल मचाई कि पूरे युद्ध की दिशा ही बदल गई। लेकिन इस कहानी की असली शुरुआत उस रात से कई महीने पहले हो चुकी थी। मार्च 1971। उस समय पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। सत्ता पश्चिम के हाथों में थी, लेकिन आबादी और संसाधनों का बड़ा हिस्सा पूर्व में था। जब पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अपने अधिकारों की आवाज उठाई, तो जवाब में उन्हें मिला एक बेरहम सैन्य अभियान, ऑपरेशन सर्चलाइट। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक भयानक नरसंहार बन गया। 25 मार्च 1971, वह रात जिसने पूरे पूर्वी पाकिस्तान को जला दिया। ढाका यूनिवर्सिटी से लेकर छोटे छोटे गांवों तक गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। हजारों निर्दोष लोग मारे गए। शहरों की गलियां लाशों से भरने लगी। डर और दहशत इतनी बढ़ गई कि लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत की सीमा की तरफ भागने लगे। कुछ ही महीनों में शरणार्थियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि भारत के लिए यह एक बड़ी मानवीय और आर्थिक चुनौती बन गई। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारतीय सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ के सामने एक कठिन सवाल खड़ा था। क्या भारत सीधे युद्ध छेड़ दे? लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इतनी सरल नहीं थी। अगर भारत तुरंत खुला युद्ध शुरू करता तो वैश्विक दबाव और कूटनीतिक मुश्किलें बढ़ सकती थीं। इसलिए फैसला किया गया कि दुश्मन को सीधे नहीं, बल्कि अंदर से कमजोर किया जाएगा। रणनीति साफ थी। किसी भी सेना की असली ताकत सिर्फ सैनिक नहीं होते, बल्कि उनकी सप्लाई लाइन होती है। अगर हथियार, ईंधन और राशन पहुंचना बंद हो जाए तो सबसे मजबूत सेना भी ज्यादा दिन नहीं टिक सकती। और पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना की ज्यादातर सप्लाई समुद्र के रास्ते आती थी। जहाजों के जरिए हथियार, गोला बारूद और रसद लगातार चटगांव और दूसरे बंदरगाहों पर उतरती रहती थी। अगर इन जहाजों को ही निशाना बना दिया जाए तो दुश्मन की पूरी ताकत धीरे धीरे खत्म हो सकती थी। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी। भारतीय नौसेना उस समय खुलकर
हमला नहीं कर सकती थी क्योंकि आधिकारिक युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था। तो फिर यह जोखिम भरा मिशन करेगा कौन? यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे विचार का जो पहली नजर में लगभग पागलपन जैसा लगता था। नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में बंद दरवाजों के पीछे एक गुप्त बैठक चल रही थी। भारतीय नौसेना की इंटेलिजेंस टीम के कुछ वरिष्ठ अधिकारी एक अनोखी योजना पर चर्चा कर रहे थे। उनका सुझाव था, इस मिशन के लिए भारतीय सैनिकों को नहीं बल्कि मुक्ति वाहिनी के युवा लड़ाकों को तैयार किया जाए। ये वही लोग थे जो पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत आए थे। लेकिन समस्या यह थी कि इन युवाओं में से ज्यादातर कभी सैनिक नहीं रहे थे। वे छात्र थे, किसान थे, मछुआरे थे, आम नागरिक थे। उन्होंने न तो सैन्य अनुशासन देखा था और न ही आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग ली थी। फिर भी सवाल उठता था, क्या ऐसे लोगों को दुनिया के सबसे खतरनाक नौसैनिक मिशन के लिए तैयार किया जा सकता था? कुछ अधिकारियों को इस पर शक था, लेकिन एक व्यक्ति को इस बात का पूरा भरोसा था। उनका मानना था कि इन युवाओं के पास वह ताकत थी जो किसी भी सैन्य प्रशिक्षण से बड़ी होती है, बदले की आग। उन्होंने अपने घर उजड़ते देखे थे, अपने परिवारों को मरते देखा था, और जब इंसान के अंदर यह आग जलती है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। यहीं से शुरू हुई उस गुप्त मिशन की तैयारी जो आगे चलकर इतिहास में ऑपरेशन जैकपॉट के नाम से दर्ज हुआ। लेकिन असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि इस मिशन को अंजाम देने के लिए जिन लोगों को चुना गया, और यहीं से इस ऑपरेशन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे खेल को बदल दिया। लेकिन किसी भी मिशन की असली ताकत सिर्फ जोश नहीं होती, उसे दिशा देने के लिए अनुभव भी चाहिए। मुक्ति वाहिनी के पास हिम्मत थी, गुस्सा था, अपने देश को आजाद कराने की आग थी, लेकिन उन्हें एक ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत थी जो समुद्र की हर चाल को समझता हो। और किस्मत से ऐसा हुआ भी, लेकिन जिस तरह हुआ वह किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं था। मार्च 1971 हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में फ्रांस के टूलोन शहर के नौसैनिक अड्डे पर एक पाकिस्तानी पनडुब्बी खड़ी थी। उसका नाम था PNS मैंग्रो। ये पनडुब्बी पाकिस्तान नौसेना की थी और उसके क्रू में कुछ बंगाली अफसर भी शामिल थे। एक दिन रेडियो से एक खबर आई, पूर्वी पाकिस्तान में सेना द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन की खबर। ढाका में गोलियां चल रही थीं, गांवों में आग लगाई जा रही थी और आम नागरिकों को बेरहमी से मारा जा रहा था। यह सुनकर उन बंगाली नौसैनिकों का खून खौल उठा। वे पाकिस्तान की वर्दी जरूर पहने हुए थे, लेकिन उनका दिल अपने लोगों के साथ था। उसी समय उनमें से एक अधिकारी ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। उस अधिकारी का नाम था अब्दुल वाहिद चौधरी। चौधरी और उनके 7 साथियों ने तय किया कि वे अब पाकिस्तान नौसेना का हिस्सा बनकर नहीं रह सकते। लेकिन यह फैसला जितना आसान सुनने में लगता है उतना था नहीं। वे विदेशी जमीन पर थे, उन पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की नजर थी, और अगर जरा सी भी भनक लग जाती तो नतीजा सीधा जेल या मौत हो सकता था। फिर भी इन 8 नौसैनिकों ने जोखिम उठाने का फैसला कर लिया। रात के अंधेरे में उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई और सही मौके का इंतजार करने लगे। फिर एक दिन मौका मिल गया। वे चुपचाप उस नौसैनिक अड्डे से निकल गए। पहले फ्रांस से निकलकर वे स्पेन पहुंचे और वहां से उन्होंने भारतीय दूतावास से संपर्क किया। जब भारत को पता चला कि पाकिस्तान नौसेना के कुछ प्रशिक्षित बंगाली अफसर मदद करना चाहते हैं, तो ये खबर तुरंत भारतीय खुफिया एजेंसियों तक पहुंचाई गई। कुछ ही समय बाद वे सभी सुरक्षित तरीके से भारत पहुंचा दिए गए। इतिहास में इन्हें बाद में डेड सबमरीनर्स के नाम से जाना गया, और उनका भारत पहुंचना ऑपरेशन जैकपॉट के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। अब भारत के पास सिर्फ जोशीले युवा ही नहीं थे, बल्कि ऐसे प्रशिक्षक भी थे जो पाकिस्तानी नौसेना की रणनीति, जहाजों की बनावट और समुद्री सुरक्षा व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह जानते थे। यानी दुश्मन की पूरी प्रणाली की जानकारी जो अब दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली थी। यहीं से उस गुप्त योजना को असली गति मिली। कुछ ही हफ्तों बाद पश्चिम बंगाल के एक शांत इलाके में एक ऐसा ट्रेनिंग कैंप तैयार किया गया जहां इतिहास के सबसे खतरनाक नौसैनिक सबोटाज मिशनों में से एक की तैयारी शुरू होने वाली थी। लेकिन उस कैंप में होने वाली ट्रेनिंग इतनी कठिन थी कि कई बार खुद ट्रेनर भी हैरान रह जाते थे, क्योंकि वहां जो सिखाया जा रहा था वह सिर्फ युद्ध नहीं था, वह था पानी के अंदर मौत के साथ तैरना। और यहीं से ऑपरेशन जैकपॉट की सबसे खतरनाक तैयारी शुरू हुई। लेकिन जो आगे हुआ उसने इस मिशन को इतिहास की सबसे साहसी गुप्त कार्रवाइयों में शामिल कर दिया। अगर आप यहाँ तक बने रहे तो आप सिर्फ एक व्यूअर नहीं हैं, आप उन कहानियों को समझने वाले हैं जो इतिहास के पन्नों में छुपा दी गई थी। ये था मिशन वॉल्ट का पार्ट 1। अगले भाग में हम इस मिशन की परतें एक एक करके खोलेंगे, जहाँ हर कदम, हर फैसला पूरे खेल को बदलने वाला था। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर आगे क्या हुआ, तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2। ये तैयारी इतिहास के सबसे बड़े मोड़ में बदलने वाली है। अगर आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए जय हिंद, और तैयार रहिए, क्योंकि पार्ट 2 में हम उस सच को सामने लाने वाले हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। मिशन वॉल्ट यही तक था। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।